हेलो फ्रेंड्स, GK 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ल्यूसेंट के भारतीय संविधान का कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अब भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला जो है, किस एक्ट के तहत बंगाल में दोहरी व्यवस्था लागू की गई? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल में दोहरी व्यवस्था लागू की गई। अगला जो है, किस एक्ट के द्वारा कर्मचारियों को वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत कर्मचारियों को वेतन देने का प्रावधान किया गया। अगला है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला देखते हैं, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अगला जो प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन क्राउन होगा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के परिषद अधिनियम से किया गया। अगला है, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला है, किसे सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1909 में इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव और भारत का वायसराय कौन था? 1909 में इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। 1909 के समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और भारत का वायसराय मिंटो थे। अगला है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। अगला है, 1909 का भारत शासन अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला है, द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। अगला है, संघीय न्याय की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया? इसका है 1935 का भारत शासन अधिनियम। संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया।
अगला है न्यायालय की अंतिम शक्ति, न्यायालय की अंतिम शक्ति किसे प्राप्त है? प्रिवी को। तो न्यायालय की अंतिम शक्ति किसे प्राप्त थी? तो प्रिवी को प्राप्त थी। अगला है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। अगला है ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो 20 धाराएं थी। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संवैधानिक सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 को भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संवैधानिक सभा का गठन 1946 में किया गया। संविधान सभा का चुनाव कब कराया गया? तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। अगला है भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब और कहाँ की गई? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में कराई गई। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में संविधान सभा की प्रथम बैठक कराई गई थी। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला है किस रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगला है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्यों की संख्या थी प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान पारित होने के समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी। जिस समय संविधान पारित हुआ उस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी। भारतीय संविधान निर्माण होने में कुल कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को पूरा होने में लगा था। अगला है संविधान के प्रारूप पर कितने देर बहस हुआ था? कितने दिन बहस हुआ था? 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। अगला है संविधान कब पारित हुआ था? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पास किया गया था। अगला है संविधान पारित होने के समय कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जिस समय संविधान पास हुआ उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला है वर्तमान समय में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है संघ संचालन समिति और शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को संघ संचालन समिति और शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। जेबी कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक जब 24 जनवरी 1950 को की गई थी। 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। अगला है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना। 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। अगला है भारत ने अपने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को भारत ने अपने राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के प्रथम संविधान की घोषणा कब की? 26 जुलाई 1947 को गवर्नर ने पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान की घोषणा की थी। अगला है भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कही जाती है। अगला है भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रवाद की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया। 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार और महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगला है समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का उपबंध लिया गया है हमारे संविधान में। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन लिया गया है। विधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। जापान से जो लिया गया है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगला है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो समवर्ती सूची में, सातवीं अनुसूची में। अगला है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का प्रावधान किया गया है। अगला है भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है किस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला है दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को 12वीं अनुसूची 12th
12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया। अगला है हैदराबाद रियासत किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। इसका है पुलिस कार्यवाही के द्वारा। हैदराबाद रियासत पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय रियासत में मिलाया गया। अगला है जम्मू कश्मीर रियासत को किस आधार पर भारत में मिलाया गया। तो इसका है विलय पत्र के आधार पर। विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। अगला है नए राज्यों के निर्माण एवं नामों में परिवर्तन संसद के किस अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण और राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है। अनुच्छेद 3 भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय करनूल थी। करनूल उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। अगला है गोवा दमन और दीव। गोवा दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही कब की गई। तो दिसंबर 1961 में भारत द्वारा पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। गोवा दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई दिसंबर 1961 में की गई। अगला है भारत में नागरिकता अधिनियम कब पास किया गया। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पास किया गया। अगला है मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अब 6 रह गई है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकार की मांग की थी। अगला है मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था। विधि के समक्ष समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। लिंग, धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म और नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अगला है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अगला है उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में किया गया है। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
का उल्लेख करता है। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस संशोधन के तहत किया गया है? तो 86वें 86 संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, प्रबंध किया गया है। अगला है मानव के दुर्व्यापार का निषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार को निषेध किया गया है। अगला है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला है भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का उपचार के अधिकार को कहा गया है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का वर्णन किया गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख किया गया है। अगला है राष्ट्रीय महत्व के विषय और संस्थाओं का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थानों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 49 में किया गया है, 49 में किया गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण का वर्णन है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350 को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन है। अगला है हिंदी को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351 में 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है। अगला है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क में रखा गया है, भाग 4 क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 से 51 क में भाग 4 को और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 थी अब 11 है। अगला है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, इसका वर्णन है। तो राष्ट्रपति में सभी कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये अनुच्छेद 53 में वर्णन है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, 52 में है। अगला है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में
राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला है, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है, 110 में है। अगला है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को नामित करता है? तो अनुच्छेद 331 में, 331 में वर्णन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को नामित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नामित करता है? तो अनुच्छेद 82 के तहत, 82 के तहत 12 व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है राज्यसभा में। अगला है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 72 संविधान को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अगला है, राष्ट्रपति के आपातकालीन संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राष्ट्रपति के आपातकालीन संबंधी अधिकार भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 के बीच में है। भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 60 के बीच है। अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस राष्ट्रपति के समय निर्वाचन के दूसरे चक्र का मतगणना कराया गया था? तो वीवी गिरी के समय राष्ट्रपति के दूसरे चरण का मतगणना कराया गया था, वीवी गिरी के समय। अगला है, भारत की एकमात्र निर्विरोध चुना गया राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अगला है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, आर्टिकल 63 में किया गया है। अगला है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अगला है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार किस अनुच्छेद के तहत संभालता है? अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगला है, मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में है, 74 में वर्णन किया गया है मंत्रिपरिषद का। अगला है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। अगला है, कौन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला है, लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह था। चौधरी चरण सिंह एक भी लोकसभा को में शामिल नहीं होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। प्रधानमंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का, तो पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटे कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था? सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन का रहा था। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था
प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे, तो वो थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ही ऐसे थे जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। अगला है, कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई थी। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरी लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी। अगला है, सबसे अधिक उम्र में देश के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे मोरारजी देसाई। और अगला है, सबसे कम उम्र में देश के बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट मिशन में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम 32 वर्ष तक रहा था। कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा समय जगजीवन राम का रहा था 32 साल। अगला है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन था? तो राजकुमारी अमृता कौर। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। अगला है, भारतीय संविधान में संसद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान में संसद के गठन का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। अगला है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। अगला है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है राज्यसभा में। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था? तो श्री एस कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस कृष्णमूर्ति राव थे। अगला है, वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे? तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह, ये 4 लोग थे जो प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। अगला है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितने बार राज्यसभा के अधिवेशन बुलाता है? तो कम से कम 2 बार राष्ट्रपति राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा की 2 सत्र के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने। राज्यसभा के 2 सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है, संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? संसद भवन का डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। अगला है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। अगला है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है। और अगला है, सबसे कम मतदाता वाला बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है, संसद
संसद आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने वर्ष की वृद्धि कर सकता है? तो 1 वर्ष की। संसद आपातकाल के दौरान एक लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है। अगला है, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या के कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 1/10 या 55 सदस्य हो सकता है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न एक दिन में लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चला था? प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला था। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष अनंतसय्यम अयंगर थे। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंतसय्यम अयंगर थे। भारत सरकार, अगला है, भारत सरकार की विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी है। अगला है, महान्यायवादी के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महान्यायवादी के पद का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। राज्य के महाधिवक्ता व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य के महाधिवक्ता व्यवस्था अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। अगला है, नियंत्रक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद अवधि कितने समय होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। अगला है, भारत सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को माना जाता है। अगला है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, 266 में है। अगला है, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है, 267 में है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, 368 में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लाया गया उस समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अनुच्छेद देता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 137 देती है, 137 देती है। अगला है, भारत के किस न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है। अगला है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला है, किस केंद्रीय शासित प्रदेश में
एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक उच्च न्यायालय है। अगला है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने का अधिकतम उम्र सीमा कितना है? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा 62 वर्ष है। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सामने अपने पद की शपथ लेता है? तो राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। अगला है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल कुल विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन होता है। अगला है, वर्तमान समय में कितने राज्य में विधान परिषद विद्यमान है? तो 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। अगला है, सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, टोटल 80 सदस्य हैं। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला है, विधानसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अगला है, लोकसभा में निर्वाचित होने की आयु सीमा कितनी है? न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष है। अगला है, राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला है, भारतीय संसद को संबोधित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय संसद को संबोधित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर थे। अगला है, विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है, करीब 403। अगला है, दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। अगला है, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो भारत की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। अगला है, रक्षा युद्ध सीमा शुल्क, डाक, तार, रेल, जल परिवहन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये सारे संघ सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा, युद्ध, सीमा शुल्क, डाक, तार, रेल सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई सारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 249 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। अगला है, निगम कर, सीमा शुल्क प्रमुख राजस्व स्रोत किसका है? तो संघ का है। निगम कर, सीमा शुल्क राजस्व का प्रमुख स्रोत संघ का है। अगला है, भूमि कर, बिक्री कर, वाहनों पर चुंगी, कृषि कर किसके राजस्व का स्रोत है? तो राज्यों के राजस्व का स्रोत है। अगला है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया।
नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या के सथानम ने दी थी। अगला है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला है प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। अगला है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति तय कर सकता है। अभी 10 सदस्य नामित हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो जाए। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो जाए। अगला है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटा सकता है कौन? तो सिर्फ राष्ट्रपति ही लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटा सकता है। अगला है निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में है। अगला है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। अगला है अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है। अगला है ईवीएम का प्रयोग कहाँ और किस वर्ष किया गया था? तो ईवीएम का पहला प्रयोग केरल के पारोल विधानसभा में 1982 में किया गया था। 82 में किया गया। अगला है ईवीएम का पहला प्रयोग संपूर्ण आम चुनाव कराने के लिए किस वर्ष किया गया? तो ईवीएम का पहला प्रयोग संपूर्ण आम चुनाव कराने के लिए 2004 में किया गया। अगला है वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 7 है। अगला है निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र कब से दिया जाने लगा? तो 1993 से मतदाताओं को फोटो पहचान युक्त प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। अगला है भारत की राजभाषा का उल्लेख विधानसभा के किस भाग में किया गया है? तो भारत की राजभाषा का उल्लेख भाग 17 और अनुच्छेद 343 में किया गया है। 343 में भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अगला है 93 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 93 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली थे। बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली को 93 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? तो लिपि देवनागरी है और राजभाषा हिंदी है। अगला है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। 3 प्रकार का आपात की व्यवस्था की गई है। अगला है राष्ट्रीय आपात 352 की घोषणा कब की जाती है? तो राष्ट्रीय आपात 352 की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय की जाती है। 352 का जो घोषणा किया जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय किया जाता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने माह तक प्रवर्तन में रहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहता है। अगला है संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित हो जाने पर आपातकाल कितने समय तक बनाए रहता है? तो 6 माह तक। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पास हो जाने पर
6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 352 के अधीन प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के अधीन प्रथम आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई, भारत चीन के आक्रमण के समय। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय अवधि कितने समय होती है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय अवधि 2 माह होती है, 2 मंथ। अगला है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो इसका आंसर है पंजाब। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 ईस्वी में लगाया गया। अगला है सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। अगला है वित्त आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वित्त आपात की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत करता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अगला है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला है भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र को कहां से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किया था, हंस मेहता ने। अगला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर, निधन पर 12 दिन तक झुका दिया जाता है। अगला है पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? तो 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। अगला है झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचना किसने की? तो श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे की रचना की। अगला है भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रगान की रचना, जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। अगला है राष्ट्रगान गाने में कितने समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगला है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अगला है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसने की थी? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने की थी, विशन नारायण दत्त ने। अगला है जनगण मन की अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नाम से किया था? तो इसका आंसर है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अगला है राष्ट्रगान का धुन किसने बनाया था? राष्ट्रगान का धुन कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला है वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। अगला है उपन्यास आनंदमठ की रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ के रचनाकार थे। अगला है वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला है 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला है भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ
जनगणमन और समापन वंदे मातरम से होता है। भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत जनगणमन से और समापन वंदे मातरम से होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है नेम्बलो न्यूसीफेरा है, नेम्बलो न्यूसीफेरा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पावोक्रिस्टेटस। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैनीगीफेरा इंडिका है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो डॉल्फिन को। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लांटिनिस्टा गैगेंटिक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का विरासत पशु हाथी है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका है। अगला है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगला है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला है, लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला है, किसे प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोकलेखा समिति को। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला है, लोकलेखा समिति की पहली अध्यक्ष कौन था? तो श्री मीनू मसानी लोकलेखा समिति के पहले अध्यक्ष थे। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला है, पंचायती राज का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिलों से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है, पंचायती राज का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? तो पंचायती राज का प्रारंभ आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया। जिला पूछा जाए तो नागौर, लेकिन अगर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 1973 के संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन था? कर्नाटक था। 1973 के संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक ने पंचायती राज लागू किया था। अगला है, 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला है, पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो पंचायती राज का प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज का प्रावधान 11वीं अनुसूची और नगर पालिका का प्रावधान 12वीं अनुसूची में। अगला है, नगर पालिका का प्रावधान संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। अगला लास्ट है, नगर पालिका का स्थापना नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो मद्रास 1687 में। तो ये था लुसेंट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।